हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएस जीके टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज के 20 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या ग्रुपों में शेयर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने आज के करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शन है A B C D। दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 18 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि आप कहीं भी देश किसी भी कंट्री में जाते होगे तो वहाँ आपको म्यूजियम ज़रूर मिलते होंगे किसी न किसी चीज़ को। और म्यूजियम क्या होता है, जो हमारी पुरानी प्राचीन धरोहर होती है उनको सजो के रखने के लिए ये बनाए जाते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी फ्यूचर में जो पीढ़ी है वो देख सके कि इन पास्ट में क्या क्या था, हमारा इतिहास में क्या क्या था। तो इसलिए लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसको बनाता कौन है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम इसको मनाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन्स। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को कितना ऋण दिया गया है? तो दोस्तों, इसके चार ऑप्शंस है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2 लाख। अभी गुजरात मतलब आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत हर जो छोटे व्यापारी हैं उनको 1 लाख लोन दिया गया था और ये 2% की ब्याज पर दिया जाएगा। और ये किसकी है? मोस्टली क्या है कि जो MSME होती है, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो उनको इस तरह के छोटे छोटे जो लोन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। यहाँ के जो गवर्नर है आचार्य देवव्रत हैं। अब दोस्तों, बात है अभी कुछ टाइम एक्चुअली जो गुजरात है वो सोलर रूफटॉप में सबसे नंबर 1 है, अर्थात गुजरात में जो सोलर पैनल लगते हैं वो सबसे ज़्यादा लगते हैं, उसके मामले में टॉप है। अभी गुजरात पुलिस ने कुछ टाइम पहले ही एक टेजर गन भी इंट्रोड्यूस की थी। और ये टेजर गन क्या होती है दोस्तों? ये टेजर गन क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। मतलब इसमें आपको गोली नहीं लगेगी, आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। वो ये टेजर गन की खासियत है। अब जैसे कुछ टाइम पहले हमारा जो जम्मू और कश्मीर में जो पत्थर मारते थे उनको जो पैरेंट गन से जो यूज़ करते थे वो छर्रे से जो लगते थे के, उसी टाइप की ये भी एक तरह की गन है। और अभी कुछ टाइम पहले ही गुजरात सरकार ने सुबलाम सुबलाम सुफलाम जल्लम शीतलम अभियान भी मतलब जारी किया था। उसमें क्या था कि जो भी जैसे कोई बंजर भूमि है उसको नरेगा के थ्रू उस पर काम किया जाता था, और नरेगा के थ्रू क्या है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था और काम भी हो रहा था। और अभी कुछ टाइम तो दोस्तों, ये कुल मिला के अभी जो गुजरात सरकार की स्कीम थी वही थी। और अभी दोस्तों, आपको अगर करंट से रिलेट करें तो अभी लेटेस्ट में गुजरात के जो अहमदाबाद है वहाँ पे एक स्टेडियम का भी अनावरण किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसमें अभी मार्च के अंदर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे वो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। और उसके जो वहाँ पे प्रोग्राम किया था वो था नमस्ते ट्रंप। ओके दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसने घोषणा की कि कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5880 से लेकर 88 अरब डॉलर का नुकसान हो जाएगा? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ADB। ADB की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मनीला का है, फिलीपींस में। और जो इसका फॉर्मेशन हुआ था या मतलब 1966 के अंदर, और इसको जो अध्यक्ष है वो है मसायुक असागावा। और दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में वुहान डायरी डिस डिस्टेंस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए फांग फांग के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। इसमें क्या है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे, क्या क्या चीज़ें हुई वुहान सिटी के अंदर, वो सब कुछ इसके अंदर ब्रीफली से बताया गया। और ये है कि ये जो फांग फांग है ये एक चाइनीज़ राइटर हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इजराइल। तो दोस्तों अभी इजराइल के जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं और ये 5वीं बार बने हैं। ठीक है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि हमारे इंडिया में क्या है कि जब भी इलेक्शन होते हैं, अगर किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो क्या करते हैं, वो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। बट इजराइल में क्या है, अगर आपका स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तो वहाँ इलेक्शन दोबारा होते हैं। ऐसा ये भी पिछले टाइम पे हुआ था कि एक किसी की स्पष्ट बहुमत नहीं आया था तो फिर दोबारा से इलेक्शन हुए थे, तो तभी ये बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा मतलब 5वीं बार से प्रधानमंत्री बने हैं। और दोस्तों अब बात है इसराइल की। तो इसराइल की जो कैपिटल वो है जेरूसलम या यरूशलेम, कुछ भी उसको बोलते हैं। तो करेंसी है जो वो है न्यूनतम न्यूसतक। और जहाँ की संसद है वो है नेसिट, उसको संसद को नेटिस्ट बोलते हैं। और दोस्तों अगर हम इसको अभी इसराइल को करंट से रिलेट करें तो इसराइल के जो तेल हबीब नामक एक स्ट्रीट है उसका नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा गया है। और ये टैगोर स्ट्रीट किसके नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर ये रखी गई है। और आपको अगर और हम इससे करंट से रिलेट करें तो कुछ टाइम पहले ही इसराइल ने किसी अपनी सिटी का नाम भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे भी लिखा मतलब रखा था। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49 से बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है। एक्चुअली दोस्तों होता एफडीआई क्या होती है, ये होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली होता है क्या है, किसी जैसे किसी विदेश की कंपनी है हमारे इंडिया में अंदर आके अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्शन करती है, अपनी कंपनियां लगाती है और जो भी उसको प्रॉफिट होता है वो अपने कंट्री लेके जाती है, इसे फॉरेन एफडीआई बोलते हैं। तो अभी क्या था कि बाकी क्षेत्रों में तो काफ़ी ज़्यादा थी, किसी में 80%, किसी में 90%, मतलब कितना भी इन्वेस्ट आदमी कर सकता था। बट जो हमारा रक्षा क्षेत्र था उसमें 49% से ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अब क्या किया है कि सरकार ने 74% इसको बढ़ा दिया है, अब 74% तक कर सकते हैं। और तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो अभी जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने जैसे कृषि, आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी वैसे नुकसान है, तो उन्होंने क्या किया कि जो कृषि प्रधान चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए 3 अध्यादेश जारी किए हैं। अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो कैपिटल वो भुवनेश्वर, जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो है नवीन पटनायक, और जो वहाँ के गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, विधानसभा सीटें 147। अभी कुछ टाइम पहले ही उड़ीसा सरकार ने मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल भी जारी की थी। और यहाँ पे सत्तोकिसा टाइगर रिजर्व, सोमिलाफन नेशनल पार्क और गहीरमड लाइफ सेंचुरी और चिल्का झील बहुत फेमस है। चिल्का झील दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान का क्या नाम है। ऐसे दोस्तों भी क्या है कि बंगाल जो बे ऑफ बंगाल के नज़दीक नज़दीक जो भी कंट्री जैसे लगते हैं, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तो वहाँ पे क्या है अभी एक तूफान, एक साइक्लोन आ रहा है। उस साइक्लोन का नाम है दोस्तों ऑप्शन ए, एम्फान। दोस्तों आपको बड़ा अजीब लगता होगा ये एम्फान क्या नाम है, ऐसा किसने नाम दिया। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये नाम कौन देता है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जो हमारा टोटल हिंद महासागर के 8 देश हैं टोटल, उनके क्या है ग्रुप बना हुआ है। तो एवरी ईयर जैसे कोई भी तूफान आएगा, इस साल जैसे ये थाईलैंड ने इसका नाम रखा है एम्फान। जैसे ही कोई तूफान आ गया तो 1 बाय 1 मतलब एक एक करके हर देश की बारी आती है कि वो इसका नाम बताएगा। और हर देश अपनी मर्जी से जिस देश की बारी आती है वो उसके हिसाब से अपना नाम बताता है। और जो उसकी शुरुआत की थी वो इंडिया ने की थी 2004 में। तो इस बार थाईलैंड ने इसका नाम रखा है। और दोस्तों आपको जब याद हो, दिसंबर 2019 में जो तूफान आया था उसका नाम था बुलबुल। और मई 2019 में जो तूफान आया था उसका तूफान का नाम था फानी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार लाउड स्पीकर अजान की इजाज़त पर रोक लगा दी है बगैर प्रशासनिक अनुमति की। तो दोस्तों ये थोड़ा सा जो मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव है। ये एक्चुअली यूपी का मुद्दा है, क्योंकि इलाहाबाद यूपी का ही एक स्टेट है। तो ये दोस्त का राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 25 नंबर 25। एक्चुअली हमारे जो आर्टिकल है हमारे संविधान में 25 नंबर, उसमें क्या है कि हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की हमें आज़ादी है। मतलब हम अपने धार्मिक से रिलेटेड जैसे भजन बजाना है या कीर्तन करना है, कथा गानी है या नमाज पढ़नी, इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आती हैं। तो अभी हुआ क्या था कि गाजीपुर में जो अजान थी उसको बैन किया हुआ था। तो इसको लेकर इसके खिलाफ एक सांसद थे अफजल अंसारी तथा एक जो पुराने वकील रह चुके हैं सलमान खुर्शीद ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। और इसमें उसने क्या कहा कि इससे जो हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, हमारा जो मतलब हमारा जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी चीज़ से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती है या परेशानी होती है तो वो उसको बैन कर सकते हैं। वो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप किसी पड़ोस में जाके वहाँ पे डीजे बजाओ, ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर नहीं आता है। उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, मतलब उसके हिसाब से धार्मिक स्वतंत्रता आती है। तो उसी को लेके हाई कोर्ट ने अभी इसको बैन कर दिया था। अगर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप लाउड स्पीकर पे अजान करनी है तो आप वहाँ की जो लोकल बॉडी जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी जो वहाँ की अथॉरिटी देते हैं, आप उससे परमिशन लीजिए। अगर वो आपको परमिशन देती है तब आप लाउड स्पीकर बजा सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत किस वैश्विक संगठन का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। और इसके जो टोटल मेंबर ऑफ कंट्री हैं वो है 194। और जिसका हेड क्वार्टर वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका जो वर्ल्ड वाइड है टोटल 50 ऑफिस हैं। और इसके जो DG हैं डायरेक्टर जनरल वो है टेड्रोस अदनामो। और दोस्तों जो अभी इससे पहले बोर्ड में कौन था वो था जापान। तो जापान का स्थान अभी इंडिया ने लिया है। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। ऐसा है आपको वीडियो पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के गुड बाय, जय हिंद।